चमत्कारी भी है क्योंकि एक बार ऐसा हुआ था कि मुझे लग रहा था कि मैं नहीं आ पाऊंगा और मैंने ये भी कहलवाया था कि हमारी ही चुनी गई सरकार केंद्र में बैठकर ऐसे कानून बनाए जिससे हमारा जो सरकार चुनने का अधिकार है उसको ही चुनौती रहता है। इसका सभी पिछले सीधा मतलब ये होता है कि अगर आप केंद्र में बैठी हुई सरकार की मर्जी की सरकार चुनकर नहीं भेजते हैं तो आपके मताधिकार से चुनी गई सरकार को मनमानी तरीके से केंद्र की सरकार बर्खास्त कर सकते नहीं। यानी आपका जन अभी अभी भी ये बात महसूस की है जब आपके ही जनाधिकार से बनी हुई सरकार के मुखिया को भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में डाल दिया गया तो महाराष्ट्र में हमने देखा है कि जिन लोगों के ऊपर जिन नेताओं के ऊपर भयानक भ्रष्टाचार के आक्षेप लगे थे वो दल बदल कर भाजपा में चले गए और उनके ऊपर लगे सारे इल्जाम खत्म कर दिए गए और अब वो सरकार में आ गया। आज 2025 में फिर वो संदेशा हमको देश में देना पड़ेगा कि अब इस मुल्क को टिका रखने के लिए, इस मुल्क की आज़ादी को टिका रखने के लिए, इस मुल्क के नागरिकों के अधिकारों और ताकत को बरकरार रखने के लिए हमें बलिदान देना होगा। वो वक्त अब वापस आ गया है। ये मुल्क, हमारी माता हमसे मांग रही है कि मेरे लिए अब कुछ बलिदान दो। राजक इसमें जान का बलिदान है कि जो इंसान हमारे मुल्क के सबसे शक्तिशाली पद पे बैठा हुआ हो, उसकी जाति के कारण उसका अपमान सबसे उच्चतम न्यायालय में हमारे जो सबसे प्रधान न्यायाधीश है उनका अपमान उन्हीं की अदालत में उनके ऊपर चप्पल मारकर करने की हिमायत कोई कर सकता है। मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूँ कि तैयार हो जाइए। अब वक्त बैठने का नहीं है, अब वक्त रास्तों पे उतरने का आ गया और उतरना होगा। इसके सिवा हमारे पास और कोई चारा नहीं। बहुत बहुत मधुपुर जय झारखंड के मेरे बहन भाइयों को मेरा जोहार। आप सबको पिछले कई महीनों से मुझे ये लगातार मौका मिल रहा है कि मैं बापू जहाँ जहाँ गए वहाँ वहाँ मुझे जाने का एक मौका मिल रहा है। मैं ये मुझे मिला हुआ एक आशीर्वाद समझता हूँ और एक मेरी जिंदगी के लिए एक यात्रा के स्वरूप में ये मौका मुझे उपलब्ध हो रहा है। इसलिए मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आज एक और कड़ी उस श्रृंखला में जुड़ गई और बापू के पद चिन्हों पर चलकर मधुपुर भी आने का मुझे मौका मिल गया। और ये चमत्कारी भी है क्योंकि एक बार ऐसा हुआ था कि मुझे लग रहा था कि मैं नहीं आ पाऊंगा और मैंने ये भी कहलवाया था कि मेरी लाचारी है, मैं परदेश जाने वाला हूँ और कुछ प्रसंग मेरी परिवार के प्रसंगों के लिए मुझे जाना था। पोती होने वाली थी और उसके साथ खेलने के लिए जाने का कार्यक्रम बन चुका था तो मैंने मना किया था कि मैं नहीं आ पाऊंगा। फिर बेटे ने मुझे कहा कि नहीं आप जाइए, आप बाद में आइएगा, पर मधुपुर जरूर जाइए, बापू वहाँ गए थे, आपको भी ये मौका मिल रहा है तो आप भी जाइए, फिर लंदन आइएगा। तो ये भी एक अजीब बात हुई। शायद कोई संकेत होगा कि मुझे यहाँ आना है क्योंकि जहाँ जहाँ मैं गया, चंपारण गया, कई जगहों पे मैं गया बापू के पीछे पीछे, करीब 100 साल के अंतर के बाद, और जाता हूं तब ये लगता है कि जैसे कुछ बदला ना हो, उसी वक्त में मैं वापस पहुंच गया हूँ, ऐसा लगने लगता है। क्योंकि एक चित्र ऐसा दिखाया
जाता है कि भारत ने बहुत प्रगति कर ली और मैं एक ऐसे शहर से आ रहा हूँ जो अब ये ऐसे लगने लगा है कि जैसे भारत का शहर ना हो और कोई विदेश का शहर हो। मैं मुंबई में रहता हूँ, पर जब देहातों में आता हूँ तो जो बापू ने बात कही थी कि भारत की आत्मा उसके देहातों में रहती है, वो आत्मा का दर्शन मुझे होता है। और ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है कि जो असली भारत है, असली हिंदुस्तान है, वो देखने का मुझे मौका मिलता है। कई बार मुझसे ये पूछा जाता है कि 100 साल से ऊपर हो गए, 150 साल होने आए बापू को, अब उनकी प्रासंगिकता क्या रही है। और फिर जब मैं मेरे देहात के भाई बहनों को देखता हूँ तब ये महसूस करता हूँ कि जहाँ इतनी बड़ी विषमता जिस देश में आज भी पनप रही है, कि जहाँ मधुपुर के कोई किसी बच्चे को बंबई दिखाया जाए तो लंदन और न्यूयॉर्क लगने लगे। इतनी बड़ी विषमता एक ही मुल्क में जहाँ बन गई हो, हमने बना के रखी हो, उस व्यवस्था में गांधी कैसे अप्रासंगिक हो सकते हो, जिसने ये कहा था कि जब सरकार बने तो उसकी नीति ऐसी हो कि समाज के सबसे आखिरी पायदान पे खड़े व्यक्ति के लिए वो राज्य करे। उनकी सारी नीतियां ऐसी हो कि उस लाचार गरीब इंसान को प्राधान्य देकर वो राज करे। और उस की जब अवहेलना होती हुई दिखाई देती हो तो गांधी अप्रासंगिक कैसे हो सकता है। तो ये भी एक चीज, ये जो बापू ने 150 साल पहले, जब 1915 में, 110 साल पहले 1915 में जब वो दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे तो अपने राजनीतिक गुरु गोखले साहब के आदेश अनुसार उन्होंने भारत का भ्रमण किया, भारत का दर्शन किया, उन्होंने भारत को समझा। और ये जो मुझे मौका मिल रहा है तो मुझे लग रहा है कि मैं बापू के कदमों पे चलकर जो असली हिंदुस्तान है, जो असली भारत है, उसका दर्शन करके अपने आप को ये महसूस करवा रहा हूँ कि बापू की आज भी ज़रूरत कहाँ सबसे ज़्यादा है। इसलिए मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप मुझे ये मौके प्रदान कर रहे हैं कि मैं ये सारी बातों को महसूस करूँ और यहाँ की हवा का सांस ले सकूं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि हम समझें। और जो हमारे जीवन के लिए, जीवन को टिका के रखने के लिए ज़रूरी है, उसकी बात करना बहुत ज़रूरी है। आज जो हमारे जंगल के निवासी लोग हैं, मूल निवासी लोग हैं, जो वन में जीने वाले, वन के जीवन जीने वाले लोग हैं, उनसे उनके जंगल वन छीने जा रहे हैं, उनको बेघर किया जा रहा है। ऐसे में झारखंड एक दृष्टांत बन जाता है, क्योंकि आज़ाद भारत में झारखंड के लिए एक संग्राम झारखंड के निवासियों ने लड़ा था और सफल हुए थे उसमें, झारखंड बनाने में। और उस जमीन पर आकर हिंदुस्तान की आज़ादी को टिका रखने की जो लड़ाई अब हमें लड़नी पड़ रही है, उसके लिए शक्ति संचार करवाने का भी मौका ऐसी यात्राओं से मिलता है। आज हम ऐसे दौर में आ गए हैं जहां कि हमारी आज़ादी के ऊपर फिर से गुलामी की बेड़ियां पड़ने का हमें अंदेशा होता है, जब कि हमारी ही चुनी गई सरकार केंद्र में बैठकर ऐसे कानून बनाए जिससे हमारा जो सरकार चुनने का अधिकार है उसको ही चुनौती दे दी जाए। अभी पिछले दिनों एक कानून का प्रस्ताव आया है कि अगर किसी भी मुख्यमंत्री या किसी भी मंत्री या प्रधानमंत्री के ऊपर भी अगर कुछ संगीन आक्षेप लगे और उनको जेल में डाला जाए, और अगर वो 1 महीने से ज़्यादा जेल में रहते हैं
तो उनका मंत्री पद छीन लिया जा सकता है और उनको आजीवन उसमें से वंचित रखा जाता है। इसका सीधे सीधा मतलब ये होता है कि अगर आप केंद्र में बैठी हुई सरकार की मर्जी की सरकार चुनकर नहीं भेजते हैं तो आपके मताधिकार से चुनी गई सरकार को मनमानी तरीके से केंद्र की सरकार बर्खास्त कर सकती है, यानी आपका जनाधिकार छीनने की साजिश दिल्ली में की जाती हो। ऐसी जब साजिशें की जाती हो, जब अहिंसक मार्ग से अपनी मांग के लिए सत्याग्रह करने वाले के ऊपर आतंकवादियों के ऊपर लगाने वाला कानून लगाकर जेल में डाल दिया जाता है, तो आप अपने आप को बहुत नसीब वाले समझिए, क्योंकि आज अगर आप झारखंड के लिए सत्याग्रह करते तो आपको जेलों में भर दिया जाता, आपको कभी भी आपके राज्य का अधिकार नहीं दिया गया होता। ये सारी जब बातें होती है तो गांधी अप्रासंगिक हो ही नहीं सकता, और इसलिए गांधी वो ऊर्जा है जो हमें हमारे लोगों के अधिकारों की लड़ाई लड़ने की शक्ति प्रदान करते हैं। उनमें से हमको एक प्रोत्साहन मिलता है कि हम सत्य के लिए खड़े रहे, न्याय के लिए खड़े रहे, समता के लिए खड़े रहे और नागरिक अधिकारों के लिए लड़ते रहे। और ये लड़ाई निरंतर हमें लड़ते रहना पड़ेगा। झारखंड ने अभी अभी भी ये बात महसूस की है, जब आपके ही जनाधिकार से बनी हुई सरकार के मुखिया को भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में डाल दिया गया, कोर्ट में से रिहा होकर वो वापस आए, लेकिन उन्होंने अपने सिद्धांतों को त्यागा नहीं। महाराष्ट्र में हमने देखा है कि जिन लोगों के ऊपर, जिन नेताओं के ऊपर भयानक भ्रष्टाचार के आक्षेप लगे थे, वो दल बदल कर भाजपा में चले गए और उनके ऊपर लगे सारे इल्जाम खत्म कर दिए गए और अब वो सरकार में बैठे हुए हैं। तो ऐसी दोगली नीति वाली राजनीति जब हमारे राष्ट्र पे लादी जा रही हो तो ये पुरवार होता जाता है कि अब सत्य का नहीं, असत्य का जमाना हमारे भारत पे हावी हो गया। और इन सब ऐसी सारी हरकतें जब होती हो तब हमारे पास एक ही आसरा होता है और वो है गांधी का विचार, गांधी का के पच्चीसों पे चलना। ये हमारे लिए मजबूरी बन जाती है। कई बार ये कहा जाता है मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। हाँ, आज गांधी हमारी मजबूरी है क्योंकि और कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। हम अराजकता की क्रांति में नहीं जा सकते, हमें सत्याग्रह का ही मार्ग उठाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा, चुनना पड़ेगा। और इसलिए ये जरूरी है कि हम इस तरह से गांवों में जाकर हमारी बात कर सके। मधुपुर में आना भी उतना महत्वपूर्ण हो गया। मैं कल भी आप लोगों के साथ रहूंगा, कार्यक्रम चलते रहेंगे, मैं मेरे विचार दर्शाता रहूंगा आपके साथ। लेकिन एक विनती आप सबको मैं करना चाहता हूं कि जैसे 1920, 30 और 42 में बापू ने कहा था कि अब देश के लिए बलिदान देने का वक्त आ गया है, आज 2025 में फिर वो संदेशा हमको देश में देना पड़ेगा कि अब इस मुल्क को टिका रखने के लिए, इस मुल्क की आज़ादी को टिका रखने के लिए, इस मुल्क के नागरिकों के अधिकारों और ताकत को बरकरार रखने के लिए हमें बलिदान देना होगा। उस वो वक्त अब वापस आ गया है। ये मुल्क, हमारी माता हमसे मांग रही है कि मेरे लिए अब कुछ बलिदान दो।
इसमें जान का बलिदान देने की जरूरत पड़ेगी ऐसा जरूरी नहीं है। वक्त का बलिदान, हमारी जानों के बलिदान जितना ही महत्वपूर्ण होता है, हम सब ने हमारे वक्त का बलिदान देना होगा। हमारे स्वार्थ को छोड़कर इस मुल्क के लिए हमारा जो फर्ज है वो निभाना होगा। वो बड़े से बड़े ताकतवर होंगे, बड़े से बड़े ओहदे पर बैठे हुए लोग होंगे, वहां से लेकर जमीन पे जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, उसके साथ होना पड़ेगा। ये दिखाई दे रहा है कि इस मुल्क में अराजकता कितनी फैली हुई है कि जो इंसान हमारे मुल्क के सबसे शक्तिशाली पद पे बैठा हुआ हो, उसकी जाति के कारण उसका अपमान सबसे उच्चतम न्यायालय में हमारे जो सबसे प्रधान न्यायाधीश है, उनका अपमान उन्हीं की अदालत में उनके ऊपर चप्पल मारकर करने की हिमायत कोई कर सकता है। ऐसा वक्त जब आता है तब हमारा सामाजिक और नैतिक अधोपतन स्पष्ट दिखाई देता है, और तब हमारे पास और कोई रास्ता नहीं रहता कि हम लड़ाई लड़े हमारे अधिकारों की। और जिस मुल्क को हमारे पूर्वजों ने बनाया है और जिस मुल्क का प्यार हमारी रगों में बहता है, उस प्यार और उस अधिकार की कीमत अदा करने का वक्त आ गया। ये बात हमने समझना बहुत जरूरी है। ये मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूँ कि तैयार हो जाइए। अब वक्त बैठने का नहीं है, अब वक्त रास्तों पे उतरने का आ गया और उतरना होगा। इसके सिवा हमारे पास और कोई चारा नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। अब आपके शहर मधुपुर में भरोसे का नाम कंप्यूटर पॉइंट। भाई साहब, ऑफिस के लिए अच्छा कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर या सीसीटीवी कैमरा चाहिए या स्टडी के लिए लैपटॉप बजट में उपलब्ध है। ब्रांडेड लैपटॉप या कंप्यूटर सिर्फ 14,999 से शुरू, EMI पर भी उपलब्ध है। साथ ही सभी प्रकार के रिपेयरिंग की सुविधा बहुत ही कम समय में उपलब्ध है। ऑफिस, स्टडी या गेमिंग, हर जरूरत का एक ही जगह कंप्यूटर पॉइंट।